एक ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ में हम सत्र को आरंभ करेंगे। ओम। सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वृद्धावस्था के ऊपर एक हम लोग चर्चा सत्र कर रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था के ऊपर योग के अंतर्गत ये एक NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है। अ, उनके विभिन्न पाठ्यक्रम हैं जो निःशुल्क में उपलब्ध हैं और कुछ वीडियो भी उनकी उपलब्ध है। तो कोई अगर उसमें और जानकारी विस्तृत रूप में पाना चाहें तो उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हम ये चर्चा कर रहे हैं और आपके सामने पाठ्यक्रम की कुछ PDF साझा कर रहे हैं। इसमें पहले हम रसायन चिकित्सा वृद्धावस्था में कैसे हो इसके ऊपर कुछ PDF पे हम चर्चा कर चुके हैं। वो कोई अगर मुझसे लेना चाहता है कि क्या-क्या रसायन इस्तेमाल होने चाहिए, औषधियाँ क्या सामान्य औषधियाँ प्रयोग होनी चाहिए, तो वो एक PDF मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगा। आप मुझे अपना नंबर साझा कर दीजिएगा और इसमें भी कुछ आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो हम सत्र आरंभ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम जैसे वृद्धों के शरीर में रसायन तथा उनकी अभिरुचि के अनुकूल एक विशेष स्थिति में क्या-क्या विकल्प हैं, उसके लिए मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करेंगे। और इसमें आप इसको जब अध्ययन करेंगे तो आपके सामने अ, आप उचित आहार क्या लें, कैसे उनका पोषण हो, आहार संबंधी क्या आदतों का अपनाया जाना चाहिए, कौन से औषधीय पौधे और उनका पोषक मूल्य क्या है और वृद्धों के प्रतिदिन आहार की जो तालिका है, वो हम निर्धारित करेंगे और साथ में उपवास का क्या महत्व है, उस पे भी चर्चा करेंगे और इस PDF को पढ़ के आप उस चीज़ को समझ पाएँगे। चर्चा कर रहे हैं कि इसमें हम आहार और पोषण के बारे में जानते हैं कि वृद्धों का आहार कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि उनकी शरीर रचना में वृद्धि तथा पूर्ति, जीवन के अनुरक्षण के लिए जो खाया या पिया जाता है, उसी के लिए उसी को आहार कहा जाता है। और जैसे और आप बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। मैं मुख्य-मुख्य चीज़ें इसमें आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। जो आहार शरीर की टूट-फूट की मरम्मत कर सकते हैं, उनको प्रमुख स्थान दिया जाता है। जैसे कि शहद, दही, तुलसी आदि इनका बहुत महत्व है और अलग-अलग हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी इनको प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे अलग-अलग मज़हबों में भी हमारे आहार को औषध के रूप में प्रयोग करते हैं ताकि बुनियादी हमें पोषण मिलता रहे। पोषण विज्ञान कई शताब्दियों से आहार को स्वास्थ्य के से संबंध करने का प्रयत्न करता है और इसके आहार ही हमारा औषध बने, आयुर्वेद भी इसमें विशेष ध्यान देता है। तो एक इसमें एक कहावत भी है, जैसा खाएँ अन्न वैसा मने मन। तो शुद्ध आहार से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से स्मृति उन्नत होती है। इसलिए हमें उसी प्रकार का आहार अपनाना चाहिए। मानव अपने आहार के अनुसार उसी प्रकार बनता है, जिस प्रकार खाद के अनुसार धरती की उपज बनती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग देखने को आपको मिलेगा, वो आप देखेंगे अम्लीय आहार और क्षारीय आहार, जो हमें इसका विशेष ज्ञान होना आवश्यक है।
क्योंकि ये बहुत इसमें एक संशय रहता है कि क्या अम्लीय है, क्या क्षारीय है, कैसे चुनाव करें? तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक समझ बनेगी कि शरीर में अम्लीय और क्षारीय तत्वों की प्रतिक्रिया के बीच संतुलन ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है। वृद्धों का आहार इस तरह का होना चाहिए कि क्षारीय अम्लता का अनुपात 80 और 20 का होना चाहिए। मतलब क्षारीय भोजन 80% हो और 20% अम्लीय हो। इसी से उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। और भोजन में अत्यधिक क्षारीय खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए और अम्लीय खाद्य पदार्थों को कम से कम सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि 80-20 का प्रतिशत बता दिया है, तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी-कितनी हमारे जीवन में उसकी ज़रूरत है। 80% तो काफ़ी हो गया और 20% का मतलब उसकी तुलना में, क्षारीय की तुलना में काफ़ी कम भोजन का हमें प्रयोग करना है। वो कैसे-कैसे, किन-किन से अम्ल बनता है, वो आपको पता चलेगा। जैसे जिन खाद्य पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक, लैक्टिक, ऑक्ज़ैलिक और यूरिक एसिड, क्लोरीन, फास्फोरस, गंधक और आयोडीन होता है, वह उन तत्वों के अम्लीय प्रभाव को बढ़ाते हैं। जैसे आप चार्ट देखेंगे और जो-जो ये तत्व जिन-जिन खाद्य पदार्थ में ज़्यादा होंगे, तो आपको पता लगने लगेगा कि इसमें अम्लीय ये भोजन है। तो जैसे कि हम मुख्य रूप से जैसे खाद्य प्रसंस्करण संस्थान है या हमारा जो न्यूट्रिशन का जो हमारा गवर्नमेंट का वो डिक्लेयर करता है कि किस खाद्य में कितना-कितना कंटेंट है इन पदार्थों का। तो उससे पता चल जाता है कि ये अम्लीय हैं, जब हमें जैसे इन्होंने वर्णन किया है उसके आधार पे हम उसमें से पता कर लेंगे। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज जिन खाद्य पदार्थों में होते हैं, वह उनके क्षारीय प्रभाव को बढ़ाते हैं। अब जैसे कैल्शियम आदि कुछ चीज़ें हैं, लोहा आदि कुछ चीज़ें हैं, उनमें हमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी शामिल करना चाहिए। केवल हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से ही अच्छे से आहार का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस विद्या को भी हमें समझना है जो पश्चिमी करण है और पूर्वी हमारी जो विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, उसको भी हमें समझना है। तो वो आपको एक बैलेंस बन जाएगा। अच्छा, तो उस तरह से विभिन्न खाद्यों में खनिजों और सूक्ष्म यांत्रिक मात्रिक तत्वों की मात्रा जिस भूमि में वे उत्पन्न होते हैं, उसमें उन तत्वों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि जितना आप डीएपी, यूरिया उसमें छिड़केंगे, तो वो भोजन क्षारीय वाले भी थोड़े-थोड़े उनके अंदर क्षारीय प्रभाव की मात्रा कम हो जाएगी। और जिस तरह से वो उसका पीएच लेवल जिस तरीके का होगा, उस प्रकार मिट्टी में जैसा पीएच लेवल होगा और किस प्रकार की खाद उसमें दी गई हैं, उनका भी उनमें फ़र्क पड़ता है। तो इस अम्लीय या क्षारीय तत्वों में से किसी की भी अधिकता अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती है। क्षारीय भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी भी मात्रा एक मानक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक अम्लता मधुमेह उत्पन्न करती है और अत्यधिक क्षारीयता कैंसर उत्पन्न कर सकती है। संक्रमण और जुकाम के कीटाणु क्षारीय तंत्र में जीवित नहीं रहते। वे एक अत्यधिक अम्लीय वातावरण में पनपते हैं, जिसको कब्ज होती है। आप देखेंगे अजीर्ण रहता है, उनको संक्रमण और जुकाम की समस्याएँ बहुत रहती हैं। तो इसी तरह से वृद्धावस्था लोगों को कब्ज रहती है, तो उनको कफ की समस्या बहुत बनने लगती है। छाती, फेफड़ों में बलगम की समस्या, पेट में कब्ज अपच रहती है, तो आप देखेंगे श्वास श्वसन संबंधी समस्याएँ उनको बहुत होने लगती हैं, क्योंकि कफ उनके जमने लगता है। और कफ जमने का कारण मणिपुर चक्र यानी कि उनका अ, जो उनका पाचन तंत्र है, उसमें गड़बड़ी होती है। तो वो आहार की गड़बड़ी के कारण होता है, क्योंकि वो इस प्रकार का आहार लेते हैं, जिससे मल और क्रमाकुंचन संकुचन प्रक्रिया है उचित रूप में नहीं हो पाती। तो वृद्धों की इन समस्याओं से अपनी रक्षा करने के लिए क्षारीय भोजन का अंतर्ग्रहण बढ़ाकर अपने तंत्र को क्षारीय रखना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार का प्रयास रोग से शीघ्र राहत
दिलाता है। जैसे आपने देखा भी होगा इस तरह की प्रणाली विश्वेश्वरैया राय चौधरी जी अपनाते हैं। अ, अब इसमें एक बात और हमें ध्यान देने योग्य है जैसे अत्यधिक नमक जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, क्षारीयता बढ़ाता है और कैंसर की स्थिति के निकट ले जाता है। तो जैसे कि आयोडीन वाला नमक रहता है, अगर उसको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए तो कई लोग कहते हैं हड्डियाँ गल जाएँगी, तो वो इसी कारण कहते हैं। अतः भोजन वो एक कहावत के रूप में है, उसके कई सारे परिणाम वैज्ञानिक भाषा में इन्होंने बताया जैसे कैंसर के रूप में आते हैं, कई सारे रोग हो सकते हैं। अतः भोजन के अलावा सलाद या फलों में ऊपर से अतिरिक्त नमक के सेवन से बचना चाहिए। उसका अपना प्राकृतिक जो स्वाद है, उसी की आदत बनानी चाहिए। ज़्यादा तो यही अच्छा रहता है। पेट में अम्लता बढ़ने के साथ बहुत सी पाचन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यदि समय पर इन्हें ठीक नहीं किया जाए, तो धीरे-धीरे यह कष्टकारी हो जाती हैं। अनाज, दालें, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, उबाला हुआ दूध, सब प्रकार के मांस अम्लता बढ़ाते हैं। अब दूध की बात बात वो कर रहे हैं, जो दूध उपलब्ध है। जैसे जर्सी का उपलब्ध है, भैंस का उपलब्ध है, तो वो उसकी बारे में कह रहे हैं। अगर वो घूमने वाली देसी गाय का रहता है और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर प्रयोग किया जाता है, तो वह इतना उसका अम्लीय गुण उसका नहीं रहता है। दूसरी ओर और वो वैद्य की परामर्श से भी प्रयोग किया जाता है अलग-अलग रोग के अनुसार। जी, तो इसमें हम इस चीज़ को समझते हैं और दूसरी ओर प्राय ताज़ी हरी सब्जियाँ, फल क्षारीयता बढ़ाते हैं और अम्लता कम करते हैं। असंतुलित आहार लेने से जीवन विष जीव विष उत्पन्न होता है और यह विष शरीर के विभिन्न तंत्रों द्वारा निकाला नहीं जा सकता। तो यह शरीर के संबंधित अवयवों को नुकसान पहुंचाता है और रोग का कारण बनता है और यूरिक एसिड आदि बढ़ाता है और कुछ-कुछ कमजोर अंगों में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे असहनीय पीड़ा आदि करता है। इसलिए वृद्धों को सही भोजन सही मात्रा में खाना चाहिए और अपने रक्त प्रवाह को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। आहार संबंधी क्या आदतें हैं? इसमें हम देखते हैं कि अ, कौन-कौन सी आहार संबंधी आदतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वृद्धों के लिए और सभी के लिए। ये हम वृद्धावस्था में चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये रोगी हैं, चाहे युवा हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी है, ये सेशन। तो भोजन हमेशा शांत चित्त के साथ प्रारंभ करना चाहिए, कभी क्रोध, तनाव, जल्दीबाजी में भोजन नहीं ग्रहण करें और भोजन से पहले मित्रों के साथ बैठे तनाव रहित होकर भोजन करें। 2 खानों के बीच खाना बंद कीजिए, जैसे कि एक समय है और नियत समय पर भोजन करने के कई लाभ हैं। भोजन में अनियमितता हानिप्रद है। एक साइकिल बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, वो जैविक घड़ी का अनुसरण करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें रात में सोने की कोशिश करनी चाहिए, दिन में उसी प्रकार उठने और उसी प्रकार से हमें आहार सेट करना चाहिए, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक में बोला जाता है। उस प्रकार हम आहार खाएँगे तो हमें और उसका दिन ह उसकी समय हमें सेट करना चाहिए कि हम जैसे सुबह जूस पी रहे हैं, उसके बाद फल खा रहे हैं, फिर सलाद खा रहे हैं, फिर भोजन कर रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, फिर शाम को हम कुछ अंकुरित सब्जियों के बीज खा रहे हैं या फल खा रहे हैं या हम उबला हुआ कुछ भोजन कर रहे हैं या डिनर में हम कुछ उबला हुआ भोजन कर रहे हैं या सूप पी रहे हैं, तो वो हमें एक सेट होना चाहिए टाइम कि हाँ, हमें ये इतने-इतने समय करना है और दूध पीना है तो वो उसका सोने से हमें 2 घंटे पहले रखना है, फिर भोजन कब करना है, उनके बीच में क्या गैप होना चाहिए और अग्नि के अनुसार हमें ये काम करना चाहिए। कम खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कम खाने की अपेक्षा अधिक खाने से अधिक लोग मरते हैं। भोजन की अधिक मात्रा अच्छे आहार को भी ज़हर बना देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप देखेंगे यदि आपकी
कुछ चीज़ गरिष्ठ है और गरिष्ठ चीज़ को अगर आप सेवन कर रहे हैं और कम मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो भी वो पच जाती है। लेकिन ये व्यक्ति की समझने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने पेट की अग्नि और अपने शरीर के साथ कितना सामंजस्य स्थापित कर चुका है। अगर वो व्यक्ति पेट की अग्नि और पेट की अवस्था को समझता है, तो वो गरिष्ठ पदार्थ को भी कम मात्रा में खाएगा, तो उसे नुकसान नहीं होता है। कई-कई लोगों को ऐसा होता है, उन्हें तय करना होता है ये बात कि कितनी मात्रा में वो गरिष्ठ पदार्थ मेरे लिए उपयोगी है और या मैं उसे पचा पाता हूँ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई पराठा बना, तो पराठे को आप एक रोटी की आप एक पराठे की भूख बची हो कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं 1 पराठा और खा सकता हूँ, तो वो छोड़ देना चाहिए। उससे क्या है कि वो जो भारीपन होगा थोड़ी देर बाद, उसको जो पेट के पास जो ऊर्जा अब रह गई है, वो पचा लेगी उसको। पूरी ऊर्जा उस खत्म नहीं हो गई। अगर हम ठूँस-ठूँस के उसको भर लेंगे, ना हवा के लिए छोड़ेंगे, ना पानी के लिए छोड़ेंगे, तो वो आपको निंद्रा भी लाएगा और शरीर में आपको बेचैनी करेगा। किसी को अतिसार की समस्या है, तो अतिसार को बढ़ा देगा। कब्ज़ की समस्या है, तो कब्ज़ को बढ़ा देगा। तो ये चीज़ को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत लाभप्रद है। आप जब अपना डिनर अपनी उसको सेट करते हैं, आहार की एक टेबल को सेट करते हैं, तो ये आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है कि एक तिहाई भोजन हमें करना चाहिए और बाकी हमें वायु और अ, उसके लिए छोड़ना चाहिए, जल के लिए। तो जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, जब तक अच्छी तरह भूख ना लगे बड़ा खाना नहीं लेना चाहिए और थोड़ी-थोड़ी भूख लगे तो उस अवस्था में हल्का आहार का हमें अपने सामने लिस्ट होनी चाहिए। किसी को अगर कुछ ऐसी पीडीएफ चाहिए हो तो अपना नंबर चैट में शेयर कर देंगे, वो मैं शेयर कर दूँगा। हाँ, जी। एक दीदी बोल रही हैं आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है लोकेश जी, आपकी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है हमें तो। जी, 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 धन्यवाद। तो इसमें हम जैसे भूख लगे तब भोजन करना है, तो अ, और मैंने आपको बताया अभी कि अगर हल्की भूख लगी है, तो वैसे ही आहार सेट करना है, जैसे फल खा लेने हैं, क्योंकि फल खा लेंगे और थोड़ा-सा जूस अपनी प्रकृति के अनुसार पी लेना है। वैसे आयुर्वेद में ज़्यादा जूस को प्रश्रय नहीं दिया जाता, लेकिन आप थोड़ी मात्रा में उसका सेवन कर सकते हैं, वैसे फलों को प्रायोरिटी दी जाए, तो ज़्यादा अच्छा है कि उस अवस्था में फल खा लें। और कभी भी घड़ी देखकर खाना नहीं खाइए, क्योंकि जैसे टाइम हो गया तो उस समय खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन जैविक घड़ी के अनुसार अपना समय बनाएँ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अपना मतलब अगर हम फ्रेश होंगे, जैसे जैविक घड़ी में बोला जाता है 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप फ्रेश हो जाइए, हर हालत में। तो आप उठेंगे 5 बजे के आसपास, तो 5 बजे के आसपास उठेंगे, थोड़ा पानी पिएँगे, कुछ ध्यान वगैरह करेंगे, तो आपको अपने आप 6 बजे तक वो हो जाएँगे, सोच चले जाएँगे। फिर सोच चले जाएँगे तो आप उसके बाद कुछ नहा धोकर आसन वगैरह करके आप फिर अपना वो कर सकते हैं कुछ जूस पी सकते हैं। और उस तरह से आपकी बहुत अच्छे से जैविक घड़ी के अनुसार सेट हो जाएगी पूरी, तो इसमें दिक्कत नहीं होती। और इसमें जैसे कि मान लीजिए 1 बज गया और भूख नहीं लगी है और फिर आप खाना खा रहे हैं अ, बाद में 3-4 बजे के आस-पास आपको भूख लगी है, तो उस अवस्था में आप खाना खा रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको जैविक घड़ी पर वापस लौट के आना है और इनका कहने का तात्पर्य ये है जब भूख लगे तब खाना खाएँ और ये बात सही भी है। पर जो मैंने आपको पहले बताया कि जैविक घड़ी के अनुसार अपनी दिनचर्या सेट करें, वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ, और भूख अपने आप लगने लगेगी उस समय पर। नहीं लगती है तो जब भूख लगे फिर तभी भोजन किया जाए और अग्नि को देखकर किया जाए और अपनी प्रकृति और भोजन की प्रकृति समझकर और भरपेट ज़्यादा ना किया जाए। खाना अच्छी तरह से एक अच्छा भोजन भूख के साथ प्रारंभ होना चाहिए।
थोड़ा-सा स्वादिष्ट भोजन भी हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। खाना अच्छी तरह चबा-चबा कर खाइए क्योंकि हमारे मुँह में लार होती है और जितना ज़्यादा चबाते हैं हम, वो हमारे भोजन को मुँह में ही एल्कलाइन करती है। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जितना ज़्यादा आप चबाएँगे, जितना ज़्यादा चबाएँगे, वो थोड़े अम्लीय पदार्थ को भी क्षारीय में बदलने की क्षमता रखती है। और अन्यथा दाँतों का काम आंतों को करना पड़ता है और तेज़ी से कभी नहीं खाएँ। खाते समय कम से कम बात करें, भोजन के तुरंत बाद कोई कड़ी मेहनत का काम नहीं करें, ये भी ध्यान रखना चाहिए और खाना खाने के बाद भागना पड़े, ऐसा भी अवस्था ना हो, ये भी बहुत पाचन तंत्र को खराब करती है। कच्ची सब्जियाँ और कच्चे फल एक समय पर नहीं खाएँ। वो ये भी बहुत विशेष उन्होंने सूचना दी है। भोजन के समय पालथी मारकर बैठना सबसे अच्छा होता है। भोजन के तुरंत बाद 5-10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठिए। केवल यही एकमात्र आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। पालथी मार के बैठने से राजीव भाई ने भी बोला है, जो हमारा एक साइकिल बनती है एनर्जी की, उसका केंद्र हमारे मणिपुर चक्र की तरफ रहता है। अगर हम पैर को नीचे रखकर खाना खाते हैं, तो वो जो केंद्र हमारे मणिपुर चक्र पर बनना चाहिए, वो नहीं बनता है। इसलिए खड़े होके खाना खाना, कुर्सी स्टाइल में बैठ के खाना खाना से बहुत अच्छा है पालथी मारकर और सुखासन में, भोजनासन में बैठ के खाना खाना। अंकुरित अन्न, मौसम के फल और सब्जियों का प्रयोग कीजिए। यहाँ अंकुरित आहार इन्होंने बोला है क्योंकि जो पश्चिमी चार्ट होता है आहार का, उसमें अंकुरित को बोला जाता है। लेकिन आयुर्वेद में और कुछ आप जगह देखेंगे, वो सब्जियों के अंकुरित को प्रश्रय देते हैं और दाल के अंकुरित भोजन को प्रश्रय ज़्यादा नहीं देते क्योंकि पचने में वो भारी होते हैं। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और ये दीर्घायु प्रवर्तक हैं, तो आप इसका प्रयोग करने से पहले एक बार वैद्य की सलाह ले सकते हैं कि आपकी पाचक अग्नि कैसी है। जो आहार आग पर नहीं पकाया गया हो, वह स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पकाने से एंजाइम, कुछ विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं। तलना तलना सबसे हानिकारक होता है। भोजन को कभी भी 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस अ, 60 डिग्री सेल्सियस के बीच नहीं छोड़ना चाहिए। अ, भोजन को कभी ये बात मैं आपको बाद में स्पष्ट करूँगा। भोजन को कभी 5 डिग्री सें इसका तात्पर्य मतलब उनका कहने का मतलब है ज़्यादा तापमान इतना नहीं रखना चाहिए जिससे कि भोजन की गुणवत्ता नष्ट हो जाए। मुख्य भोजन से आधे घंटे पहले और कम से कम 1 मिनट अ, मुख्य भोजन से आधा घंटे पहले और कम से कम आधा घंटे बाद तक पानी नहीं लेना चाहिए। जी। कब और कितना भोजन लें? तो इसके बारे में जैसे अभी हमने कुछ चर्चा भी की थी, तो उसमें और आपको मिलेगा जैसे कि भोजन के संबंध में कहा गया है जब मन शांत हो और मल-मूत्र विसर्जित हो चुका हो, तब संतुलित हो, पेट हवा से मुक्त हो, शरीर हल्का हो, ज्ञानेंद्रियाँ कार्यकुशल हों, भूख हो, केवल तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन लेने के विषय में एक प्रसिद्ध कहावत है, "एक बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी।" इसमें एक कहावत एक कहानी भी है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ संक्षिप्त में। पौराणिक कहानी है कि भगवान शिव के पास कई लोग जाते हैं और पूछते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव कहते हैं कि 1 बार खाओ और 3 बार नहाओ। तो वो लोग जो हैं वो उसको अच्छे से नहीं सुन वो नंदी बीच रास्ते में होते हैं, तो नंदी जाते हैं पूछने के लिए। तो नंदी वहाँ से सुन के आते हैं, वो सुन लेते हैं कि 3 बार खाओ और 1 बार नहाओ।
तो वो सभी ग्रामवासियों को ये बता देते हैं। तो ग्रामवासी उसी को फॉलो करते हैं कि 3 बार खाओ और 1 बार नहाओ। लेकिन भगवान शिव ने बोला था 1 बार खाओ और 3 बार नहाओ। तो वही जैसे यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 1 बार योगी। तो वही प्रथा हम लोग अपनाते हैं, 3 बार अनाज का सेवन करते हैं, चाहे अग्नि कैसी भी हो हमारी। तो एक मुख्य भोजन और 1 या 2 छोटे भोजन वृद्धों के शरीर और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त होते हैं। यदि वे भोजन के बीच कई बार खाना खाते हैं, तो पाचन संस्थान को हर बार नए सिरे से अपनी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। आप एक चना भी पेट के अंदर डाल देंगे, तो वो पूरा पेट काम करेगा उसको। इसलिए व्यक्ति सोचते हैं अगर कहीं पर कोई जाता है नाश्ते में, तो इतनी गलत प्रथा है हमारे यहाँ। वो कहते हैं, "अरे भाई साहब थोड़ा-सा खा लीजिए, कुछ परेशानी नहीं होगी।" आपने आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले खाना खाया होगा, तो भी कहेंगे आपसे कि कुछ क्या दिक्कत है, थोड़ा-सी तो है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो पेट को फिर दोबारा काम करना पड़ेगा और वो पेट फिर कमज़ोर हो जाएगा। जब तक आपको भूख नहीं है, तो उस तरह से आप मत उसका प्रयोग करें। नियमित समय पर भोजन करने में बहुत लाभ है। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 क्रियाएँ होती हैं, पाचन, पोषण और निष्कासन। सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच का समय निष्कासन का होता है। इस दौरान शरीर के पोषण के लिए कम से कम खाना चाहिए। अ, वो मतलब जैसे 12 बजे तक बोला गया है कि जूस पिएँ, फल खाएँ, सलाद खाएँ, इस प्रकार की चीज़ें लाभकारी रहती हैं। और सुबह-सुबह क्या करते हैं आपने देखा है बेड़ई कचौड़ी और हेवी से हेवी चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं, चाहे रात का खाना पचाए, चाहे नहीं पचाए। इसका अर्थ यह है कि प्रातःकालीन जलपान या नाश्ता हल्का होना चाहिए और पानी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे का समय पाचन का होता है, अतः इस अवधि में भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का समय पोषण का होता है और इस दौरान शरीर तथा पाचन तंत्रों को संपूर्ण आराम देना चाहिए। इसलिए रात का भोजन कम से कम 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए क्योंकि 8 बजे से पहले भोजन तो बोला गया है और ये समझ लीजिए 8 बजे दूध पी लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे पहले आप थोड़ा अपना जो भी सुपाच्य भोजन है, वो हल्का भोजन वो कर लें। फिर उसके बाद 8 या साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम दूध पी लें 8 बजे तक, फिर आप क्योंकि 10 बजे सोएँगे, तभी आप बायोलॉजिकल क्लॉक को फ़ॉलो कर पाएँगे। तो वो दूध के बाद भी गैप होना चाहिए, दूध भी अपने आप में एक आहार रहता है। तो इस तरह से आप अ, अपना डिसाइड कर सकते हैं। जी, अगर आपको भोजन ले रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं तो मत पीजिए। अ साढ़े 7 बजे भोजन कर सकते हैं और अ, उसके बाद अपना थोड़ा-सा टहलना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कितना खाना खाना चाहिए? अधिक भोजन लेने से स्वास्थ्य गिरता है और जीवन की अवधि कम हो जाती है। यदि आप आवश्यकता से अधिक खाते हैं, तो शरीर में विषैले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, जो आगे चलकर भयंकर रोग का कारण बनते हैं। यूरिक एसिड आदि भी बनाते हैं। इसलिए कब्ज़ को अधिकतर बीमारियों की जननी माना जाता है। वृद्ध व्यक्तियों को कभी भी पूर्ण रूप से पेट भरकर ठूँस-ठूँस कर नहीं खाना चाहिए। खाते समय आकाश तत्व का ध्यान रखना चाहिए। अ, वृद्धों के खाने का नियम इस प्रकार होना चाहिए कि 50% खाना खाएँ, 25% पानी के लिए जगह छोड़ें और 25% खाली जगह आकाश तत्व के लिए छोड़ना चाहिए। इस प्रकार हमको रखना चाहिए। ये चार्ट भी है आपके सामने जैसे इन्होंने बताया है। 1 तिहाई भोजन करना चाहिए। औषधीय पेड़-पौधों का ज्ञान अब हम इसमें कुछ समझते हैं थोड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अ, जैसे-जैसे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और उसके साथ ही उनके साथ ही जन्म हुआ है बीमारियों का और तत्पश्चात उन रोगों के उपचार की औषधियों की भी उत्पत्ति हुई है। आदिकाल में मानव जब भोजन की
खोज में निकला है, तो उसे कोई न कोई पौधे, पत्तियाँ किन्हीं-किन्हीं के संपर्क में वो आते हैं। आदिवासी लोग भी और ग्रामीण अंचल के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे उन्हें ज्ञान होता है औषधियों का। तो उससे वो और ऐसा ज्ञान होता है कि वो बहुत लाभकारी भी होता है और उसी से वो अपने आप को स्वस्थ रखते आए हैं। तो जब उन्होंने देखा इन्हें खाने से कोई हानि नहीं हुई, तो इसी को उन्होंने अपना आहार मान लिया। उन्होंने यह भी पाया कि किसी पौधे या पेड़ के किसी भाग को खाने से दस्त हो जाते हैं, तो उसे कब्ज़ की समस्या के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार जिनके खाने से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा, उसे मानसिक रोगों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार से अ, इसका पूरा एक साहित्य बना है और आयुर्वेद के रूप में हमारे सामने है और इसकी चर्चा यजुर्वेद में भी की गई है। खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य और उसका प्रयोग। अब हम ऐसे ही कुछ औषधीय पौधों के बारे में थोड़ा समझते हैं, जैसे आँवला। आँवला इन्होंने पहले नंबर पे रखा है और आँवला बहुत गुणवर्धक है और बहुत कह सकते हैं हम रसायन के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। अ, इसमें आँवले के अच्छे गुण के कारण ही इसे च्यवनप्राश का मूल घटक इसको रखा गया है। च्यवनप्राश और ज्वारिश, आँवला आदि उपयोगी औषधियों का आविष्कार हुआ है। आँवला की चटनी, रस, अचार, मुरब्बा आदि तैयार किया जाता है, किंतु ताजे हरे आँवले का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। और आँवले में विटामिन सी और मैलिक एसिड की प्रधानता होती है। इसका यक्ष्मा, सामान्य दुर्बलता, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, वजन गिरना, नपुंसकता, हृदय रोग और मानसिक रोग को दूर करने में विशेष स्थान है। नित्य सुबह 20 से 25 मिलीग्राम आंवले का रस और उतना ही शहद मिलाकर नियमित लेने से दमा, फुफ्फुसीय क्षय, फेफड़ों की जो क्षय होती है, श्वास नली का प्रदाह, स्कर्वी, त्वचा की समस्या, मधुमेह, रक्ताभाव, हीन स्मरण शक्ति, तनाव, समय से पूर्व बुढ़ापा, नेत्र रोग और बालों का सफेद होना, गिरना आदि से बचाता है। तो आप समझ गए हैं कि आंवला कितना महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि दूसरा है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ मुख्यतः उत्तरी भारत के कई राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में भी पाया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तत्व, 12% टेनिस तथा अर्जुनीय एवं अर्जुनिटीन नामक रासायनिक घटक पाए जाते हैं। अर्जुन एक हृदय टॉनिक के रूप में प्रचलित है। यह मूत्रल होता है। यह उच्च रक्तचाप और तेज हृदय गति को कम करता है और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हृदय की विभिन्न परेशानियों में काम करता है। अर्जुनारिष्ट, अ, अर्जुनासव और कई सारी औषधियाँ इसको इससे अर्जुन से बनती हैं। अर्जुन की छाल को दूध में उबालकर भी उसका सेवन किया जाता है और अर्जुन की बटी भी आती हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मी, ब्रह्मी बहुत अच्छा साग है और बहुत अच्छा पौधा है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा है। इसमें एशियाटिक एसिड, ब्राह्मिक एसिड और ब्रह्माइन नामक रासायनिक घटक पाए जाते हैं। भारत में यह औषधि मस्तिष्क के टॉनिक की शक्ल में प्रयोग में लाई जाती है। ताजे पौधे का 50 मिलीलीटर काढ़ा रात में खाने के बाद लेने से हिस्टीरिया, अनिद्रा, मिर्गी, स्नायु संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, उन्माद से संबंधित विभिन्न रोगों में लाभ मिलता है और इसके अलावा यह त्वचा रोगों और कोढ़ में भी उपयोगी है। और इसका आप पौधा लगा के रख सकते हैं तुलसी आदि की तरह, पुनर्नवा की तरह बहुत ही आसानी से होने वाला और बहुत ही कम जगह में होने वाला और अ, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है ये, बहुत जल्दी-जल्दी भी हो जाता है। इसलिए बहुत ही उपयोगी पौधा है ये। इसके
इसमें भी कई औषधियाँ बनती हैं, ब्रह्मीवटी और ब्रह्म रसायन और इसका ब्रह्मी घृत, इनका सेवन किया जाता है और घृत में अर्जुन घृत भी है, वो भी बहुत अच्छा है। देसी गाय की घृत में उनका निर्माण किया जाता है, जो बहुत उपयोगी होते हैं। घृत उस प्रकृति के लिए अच्छा होता है जैसे जिनकी वात प्रकृति होती है, जो गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को हम विभिन्न प्रकार के घृत का सेवन करा सकते हैं। शंखपुष्पी अ, ये 6 से 20 इंच लंबा पौधा होता है और औषधि के रूप में प्राय व्यवहार किया जाता है। इसमें शंखपुष्पीन नामक रासायनिक तत्व तथा उड़नशील तेल होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी पाया जाता है। यह औषधि उच्च रक्तचाप और मस्तिष्क को शांत करने तथा स्मरण शक्ति बढ़ाने में प्रयोग में लाई जाती है। और शंखपुष्पी आदि सिरप बहुत प्रचलित हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और जैसे कि हम एक तो स्वर्ण प्राशन पिलाते हैं, संस्कृत आर्य गुरुकुलम का, उसमें भी शंखपुष्पी का प्रयोग है। तो बच्चों की भी परेशानियों में और बुजुर्गों के लिए भी और जिस प्रकार वर्णन किया गया है मस्तिष्क और स्मरण शक्ति के लिए इसका उपयोग है, तो उनमें इसका विभिन्न औषधियों में उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा तो बहुत फ़ेमस है आँवले की तरह और बहुत ही उपयोगी औषधि है ये और इन सब की होम्योपैथी में भी औषधियाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि आप कोई भी जड़ी-बूटी ये देखेंगे और इसका आप डालेंगे होम्योपैथिक नाम, तो वो होम्योपैथिक नाम भी आ जाएगा आपका। तो उस रूप में आप उन होम्योपैथी को भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो मदर टिंचर के फॉर्म में भी होगी और पोटेंसी के फॉर्म में भी होगी। तो अ, होम्योपैथी की विशेषता ये है कि वो बहुत हल्की है। जैसे मान लीजिए किसी की पित्त प्रकृति है और अश्वगंधा उसको सूट नहीं कर रही है। कभी-कभी पित्त प्रकृति वाले लोगों को आँवला भी सूट नहीं करता है। तो उस अवस्था में होम्योपैथी का जो पोटेंसी होगी 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी वो अपनी रोगी की अवस्था के अनुसार उसको उसको दी जा सकती है। तो वो बहुत अच्छा होम्योपैथी इसमें काम करती है। राजीव भाई ने इसका काफ़ी वर्णन किया है कि विभिन्न-विभिन्न जो हमारी औषधियाँ हैं घरेलू उपचार की, उसकी सारी आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट बहुत सारी कुछ बुक्स भी हैं ऐसी जो प्लांट किंगडम के नाम से हैं और वो अ, जो हमारी ये औषधियाँ हैं, उनका नाम होम्योपैथी का उसमें दिया हुआ है, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है। अश्वगंधा, अश्वगंधा इस पौधे की जड़ें औषधि के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसमें एल्कलॉइड्स और स्टेरॉइड लैक्टोन प्रमुख होते हैं। बाइथेफ्रिन नामक रासायनिक तत्व जीवाणुनाशक और ट्यूमर नष्ट करने में उत्तरदायी होता है। यह अनिद्रा, दमा, श्वास नली प्रदाह, क्षय रोग, ल्यूकोरिया, गठिया और वात प्रदाह की स्थिति में बहुत उपयोगी है। हाल ही में अश्वगंधा का प्रयोग कैंसर में भी उपयोगी पाया गया है और ये बहुत अच्छी है और टॉनिक के रूप में भी बहुत अच्छा काम करती है ये। तो ये बहुत अच्छा इसका सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा रेस्ट, अश्वगंधा चूर्ण ये इसका मार्केट में उपलब्ध है, उसका सेवन किया जा सकता है। पुनर्नवा ये भारत में अपने आप उगता है और पुनर्नवा की कई सारी प्रजातियाँ हैं। जैसे विशकपरा करके एक आती है, वो भी एक पुनर्नवा की प्रजाति मानी जाती है, विशखपरा करके। वो आप अपने लोकल लोगों से और वैद्य की उसको से जान सकते हैं। मैं उसका नाम शायद सही नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन खेत में वो प्रॉपर्ली अपने आप हो जाती है। वो भी एक पुनर्नवा की एक प्रजाति है। तो ये बहुत सारी पुनर्नवा की प्रजातियाँ हैं और बहुत आसानी से बिना उगाए वो हो जाती हैं। तो और उपयोग के मामले में मतलब नाम के अनुसार है। जैसे कि कोई चीज़ आपके शरीर में अगर वो क्षय हो रही है या उसको डैमेज सी अवस्था में जा रही है, तो उसको पुनर्जीवित करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें पुनर्नवीन और पोटेशियम नाइट्रेट
तथा अन्य पोटेशियम के घटक पाए जाते हैं। इसका बहुत मूत्रल प्रभाव होता है और यह गुर्दा, यकृत, हृदय रोग में भी विशेष उपयोगी है। मूत्रल प्रभाव होने के कारण यह किडनी के को बहुत अच्छा काम करती है, गंदगी को किडनी की हटाती है, बार-बार पथरी बनने की शिकायत होती है उसको भी दूर करती है, स्टोन को निकालने में भी लाभकारी रहती है। इसका काढ़ा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काफ़ी लाभदायक होता है, जैसे कि जो थोड़ी जलन होने लगती है और पुनर्नवा और गुपचुर का भी मुझे लगता है शायद इसमें प्रयोग आएगा, तो उसका सेवन करने से प्रोस्टेट आदि में जो सूजन हो जाती है, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। इसके सेवन से एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन सीरम प्रोटीन और सीरम कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक घट जाता है। मतलब जो बाथरूम के रास्ते में ब्लड आता है या जलन सी समस्या होती है, वो इसका प्रयोग करने से बहुत लाभकारी रहती है और झुर्रियों पे ताज़ा रस लगाना भी फ़ायदेमंद होता है। लहसुन पुनर्नवा पुनर्नवा की आयुर्वेदिक औषधियों में पुनर्नवा अर्क, पुनर्नवा वटी, पुनर्नवा अ, अर्क गौमूत्र में भी आता है, गौमूत्र में शोधित होके भी बनता है, पुनर्नवा रिष्ट आदि, पुनर्नवा मंडूर आदि ये विभिन्न औषधियाँ इसमें उपलब्ध हैं। लहसुन के बारे में जैसे हम लोग सुनते ही हैं कि लहसुन बहुत अच्छा औषधि के रूप में प्रयोग है, लेकिन लहसुन का आहार के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार क्योंकि वो थोड़ा तामसिक प्रकृति लिए होता है, इसलिए इसका प्रयोग औषधि के रूप में करना चाहिए। लहसुन गरीबों की कस्तूरी है, जैसे कि गांधी जी ने कहा है। प्राचीन काल से स्नायुविक शक्तिवर्धक के रूप में व्यवहार किया जाता है। खाद्य और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। थोड़ा ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है। कई प्रकार आप देखेंगे जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह कई कली वाला एवं एक पोथी वाला होता है। एक पोथी वाले को अधिक महत्व है। इसमें उड़नशील तेल, एलिसिन एवं उपयोगी एंजाइम भी होते हैं। यह रक्त शुद्ध करता है एवं फेफड़ा, पसीना, मूत्र मार्ग के अवयव को स्वस्थ रखता है। ये एंटीसेप्टिक है। ये 1 मिलीग्राम एलिसिन 15 10 माइक्रोग्राम के बराबर होती है। यह केवल हानिप्रद कीटाणु को मारता है, जबकि पेनिसिलिन शरीर के स्वास्थ्यप्रद और हानिप्रद दोनों तरह के कीटाणु को मारता है। इसलिए यह आयुर्वेदिक औषधियों का यह गुण होता है। इसके अलावा यह दमा, मंदाग्नि, अपच, अफारा, उदर-शूल, गठिया, वात आदि को आशाजनक रूप से लाभ करता है, लेकिन वैद्य के परामर्श से इसका प्रयोग करना चाहिए। कई लोगों को थोड़ा इसको पचाने में दिक्कत होती है, तो वो ये इस अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी औषधियाँ हैं और काफ़ी सारा विषय है, जो प्रयोग करने के लिए है।